नमस्कार, कैपिटल टॉक में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आईपीओ की, वो भी एलआईसी का आईपीओ आ रहा है। माना जा रहा है कि एलआईसी का निजीकरण की तरफ एक कदम है और जिसके कारण पूरे देश में चिंता है। एलआईसी यानी जीवन बीमा निगम। जीवन बीमा निगम को हम समझें तो जीवन, हमारे जीवन का बीमा है वो। और एलआईसी का अगर फैक्ट में जाएं तो आपको बता दें कि एलआईसी से 25 करोड़ परिवार भारत के जुड़े हुए हैं। लगभग 25, क्योंकि पॉलिसी की संख्या 25 करोड़ है तो 25 परिवारों की होती है एक्चुअली, तो पूरा परिवार का उसमें स्टेक है। और अगर हम उनके एम्प्लॉय की संख्या जाए तो 1 लाख के करीब इनके एम्प्लॉय है, 12 लाख से अधिक इनकी एजेंट है। और इनकी जो बर्थ है वो काफी उसमें वेरिएशन है। एक अनुमान है कि इसकी बर्थ लगभग 35 लाख करोड़ होगी, नेट बर्थ। एक अनुमान है कि 16 करोड़ के ऊपर हो सकती है, लेकिन इसकी बर्थ अभी जब आईपीओ के लिए वैल्यूएशन होगा तब सामने आएगा। ये बहुत बड़ा विवाद ये भी बना हुआ है कि इसका वैल्यूएशन कैसे होगा। हम इसी पर बात करने जा रहे हैं कि जीवन बीमा निगम, जो कि भारत के लोगों की जीवन का हिस्सा बन चुका है, उसका मार्केट में आना कितना सुरक्षित है, कितना उचित है। क्या ये माना जाए कि इसके बाद जिन लोगों की जो 25 करोड़ परिवार हैं, क्या उनकी जो पूंजी है जो एलआईसी में लगी हुई है, क्या वो दांव पे लग जाएगी। सबसे बड़ी चिंता ऐसी बात को है कि इतनी बड़ी संख्या में जो 35 लाख करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ की जो 10 लाख 100 लाख करोड़ की जो पूंजी है, क्या उतनी मार्केट में पूंजी के बाद शेयर मार्केट कहां जाएगा वो तो एक अलग विषय है। लेकिन सवाल है कि इतने लोगों की पूंजी क्या दांव पे लगने वाली है, कितने लोगों का निवेश क्या दांव पे लगने वाला है, वो भी उनसे बिना किसी पूछे। क्योंकि एलआईसी के जो पॉलिसी होल्डर है वो शेयर होल्डर नहीं है, उनको कोई स्टेक अभी उनसे पूछा नहीं गया। उनको कोई बैठक नहीं हुई कि हमारी आपकी पूंजी हम मार्केट में लेने जा रहे हैं, लगाने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा विवाद यही है कि जब आप पॉलिसी होल्डर हैं, उनकी पूंजी आप लगाने जा रहे हैं जो आपकी पूंजी नहीं है, तो क्या उनको निवेश सुरक्षित रह पाएगा। इसी पे हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और सरकार का पक्ष रखेंगे, उम्मीद की जा रही है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अमन अग्रवाल, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के निदेशक हैं। आप दिल्ली से जुड़ रहे हैं। गोपाल जी भी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अभिजीत रॉय, जो कि एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हैं, प्रोफेसर हैं। इसके अलावा आप एसबीआई में उसके पहले और इंश्योरेंस कंपनी में काम भी कर चुके हैं। आप भी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं गीतांजलि बत्रा जी, प्रोफेसर, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं जेएनयू में, मैनेजमेंट स्टडीज में है, अटल बिहारी के अंदर जो वहां पर बनाया हाल में, उसमें आप मैनेजमेंट की अध्यापिका हैं, प्रोफेसर हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अमोल शर्मा जी हैं, जो कि इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हैं। 32 साल से आप ट्रेनिंग और एडवाइजरी में है एलआईसी के। आप लगातार इसके प्रति आप लोगों को, कई आपका यूट्यूब चैनल भी है, कई तरीके से आप लोगों को एड्रेस करते रहते हैं। हमारे साथ अशोक मीना जी हैं, जो कि राजस्थान से, जयपुर से जुड़ रहे हैं। आप जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉय यूनियन की राजस्थान की महासचिव हैं और आप इन दोनों इसका विरोध करने के लिए सड़क सड़क पर भी आ रहे हैं। आप सभी लोगों का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अशोक जी आपके पास ही आऊंगा कि आप लोग के मुद्दा क्या है, क्यों विरोध कर रहे हैं, आपकी क्या चिंता है, सबसे बड़ी चिंता क्या है आपकी। नमस्कार। सबसे बड़ी चिंता सर जो एलआईसी आईपीओ से है, या जो हश्र हम देख चुके हैं। हमारा जो, मैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस में एम्प्लॉय हूं और उसका आईपीओ आपको ध्यान होगा पहले आ चुका है। जो गवर्नमेंट ने वादे किए थे, या जो एक एक्सपेक्टेशन रही थी आम लोगों की या सबकी, वो फुलफिल आईपीओ लाने से नहीं होती। रिसेंटली थोड़ा पैसा जरूर गवर्नमेंट को मिल जाता है, लेकिन जो सेवाएं ग्राहक के नाम पे या जो एक कहा जाता है, वो मेरे ख्याल से फुलफिल नहीं होती। क्योंकि जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, पीएसयूज हैं, ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, इनको जो बेहतर तरीके से लागू कर पाती हैं, वैसा मेरे ख्याल से, जैसे अभी 10% का जैसे आईपीओ की बात हो रही है, आने वाले टाइम में हो सकता है, जैसे हमारा जनरल इंश्योरेंस का पहले 49 था, गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके जो जनरल इंश्योरेंस बिल, जो अभी नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 था, उसको अमेंडमेंट करके और 74% कर दिया। तो वो गवर्नमेंट का जो एक प्राइवेट का जो एक कंसेप्ट है, वो क्लियर होता जा रहा है। तो हम इस तरह से सुरक्षित महसूस नहीं करते कि खाली ये 10% पे रुकेगा, या आने वाले टाइम में एक जो ब्रांड नेम एलआईसी का है, जो हमारे एम्प्लॉय 1,10,000 के आसपास एम्प्लॉय हैं, जो सिक्योर है, उनके परिवार सिक्योर है। जैसे आपने भी 25 लाख करोड़ परिवार बताया, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़े लोग इनसे जुड़े हुए हैं। तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि बेहतर तरीके से जो पॉलिसीज लागू करती है एलआईसी, अगर इस मुकाम पे है, तो उसको मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है छेड़ने की। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या
जो उसके पॉलिसी होल्डर हैं वो क्या अपने आप को ठगा हो महसूस कर रहे हैं क्या आईपीओ आने के बाद? सीधा जवाब बिल्कुल क्या? बिल्कुल, जो एक्सपेक्टेशंस उनके दिमाग में थी या जो गवर्नमेंट ने वादे किए थे या जिस क्या तरीके से उसको लाने के लिए कहा गया था। नए पॉलिसी होल्डर जोड़ना कम हुए हैं क्या उसके बाद? नहीं, पॉलिसी होल्डर देखिए, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, मेरे ख्याल से जैसा माना जाए, जैसे अभी भी प्राइवेट कंपनीज में जो लोग पॉलिसीज चले गए थे बीच में, मीन वाइल जब से 2000 में आईआरडीए का आया था, उसके बाद में प्राइवेट प्लेयर्स आगे थे। लेकिन अभी जो पिछले साल का भी डाटा बता रहा है कि 50% लोग जो प्राइवेट प्लेयर्स के जहाँ पॉलिसी कराते थे वो वापस गवर्नमेंट कंपनीज के पास में आए हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना कि ये चीजें सुधरेंगी वो सुधरेंगी, वैसा कुछ देखने को नहीं आता। बल्कि जॉब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, वैकेंसीज कुछ नहीं है, और एम्प्लॉय जो है वो अपने आप को ठगा हुआ सही महसूस करते हैं। तो पॉलिसी होल्डर्स को सर्विसेज पहले भी बहुत अच्छी मिल रही थी। हमारी जैसे न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी है, बॉम्बे बेस्ड कंपनी है, जैसा हमारे एलआईसी के साथी ने अभी बताया था, फोर्ट पे हमारा भी ऑफिस है, टाटा के जमाने की कंपनी है। तो इन चीजों को छेड़ने की जरूरत नहीं थी। गारंटी है क्या आपका आईपीओ आने के बाद? सॉवरेन गारंटी है क्या न्यू इंडिया इंश्योरेंस में? हाँ सर, सॉवरेन गारंटी है, बिल्कुल। हमारे साथ गोपाल कृष्ण जी हैं। गोपाल कृष्ण जी, चिंता बहुत साफ है कि जो ना अगर आईपीओ आप ले भी आते हैं तो सरकार को तो पैसा मिल जाएगा, कंपनी को पैसा मिल जाएगा, लेकिन निवेशकों को निवेशक डूबेंगे, जैसा कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस के आईपीओ से हुआ। आईआईसी का आईपीओ का हश्र हो सकता है, इस तरह का हो या ना हो ये तो भविष्य की बात है, लेकिन सवाल है कि जो पॉलिसी होल्डर हैं उनमें चिंता है। क्यों सर? आखिर सरकार का लक्ष्य क्या है लाने का आईपीओ? देखिए, मैं तो मार्केट से भी काफी जुड़ा रहा, एसोसिएशन के साथ भी जुड़ा रहा, और चार्टर्ड अकाउंटेंट इकोनॉमिक्स तो मेरा विषय है ही। लेकिन मैं सबसे पहली बात इस बात में अशोक जी की बिल्कुल नहीं समझ पा रहा कि पॉलिसी होल्डर को आईपीओ की ओनरशिप या शेयर होल्डिंग की ओनरशिप से क्या फर्क पड़ेगा। वो तो कोई स्ट्रक्चर तो उसके एक्ट में, एलआईसी के एक्ट में चेंज नहीं कर रहे। ओनरशिप, और वो भी 10% अगर गवर्नमेंट के पास से किसी प्राइवेट इंडिविजुअल पब्लिक के पास जाती है, किसी इंडिविजुअल के पास तो जा नहीं रही। आईपीओ तो एक डाइवर्सिफाइड ओनरशिप स्ट्रक्चर है, तो किसी स्ट्रक्चर के ओनरशिप से, शेयर होल्डिंग की ओनरशिप से ना पॉलिसी में फर्क पड़ेगा, ना पॉलिसी होल्डर्स को कुछ उससे फर्क पड़ेगा, ना उनकी सॉवरेन गारंटी को फर्क पड़ेगा, ना एक्ट में कोई चेंज हो रहा है। तो यह जो लिंकिंग कर रहे हैं ना, ये एक तरीके से हमारे यहाँ पे आर्थिक विषय को बिना समझे कई बार लोग उसके लिए एजिटेशनल मोड में आ जाते हैं, और डेमोक्रेसी के अंदर ये सोचते हैं कि हम एजिटेशन करके ही सब काम करवा लेंगे, जैसा हम फार्म लॉ वगैरह में देख रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप अशोक जी, आप बता दो एक भी कारण की पॉलिसी होल्डर कैसे इससे उसमें दिक्कत होगी। यह तो एक बात है, वो बात में मेरा सीधा प्रश्न नहीं है, लेकिन जो लोग भी इसको अपोज कर रहे हैं उनके साथ ये मेरा स्टेटमेंट है कि पॉलिसी होल्डर्स को बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए, कोई चेंज नहीं है, वैसा ही रहेगा, और मात्र 10% का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। दूसरी बात, क्यों कर रही है सरकार? आज देश के लिए आर्थिक रूप से रिसोर्सेज की बहुत जरूरत है। पीएसयूज में सरकार का इतना बड़ा पैसा लॉक्ड है, लॉक्ड कैपिटल कहते हैं इसको अनलॉक किया जा रहा है, वैल्यूएशन को अनलॉक किया जा रहा है। 10% की वैल्यूएशन आज ये एलआईसी, अगर आप कह रहे हो कि ये 16 लाख करोड़ है, 35 लाख करोड़ है, तो आज बुक वैल्यू तो इसकी पता नहीं कितनी है। अमन जी को शायद पता होगा, मुझे पता नहीं है। बुक वैल्यू तो वो है, जब तक आप इसको लिस्ट नहीं करेंगे, स्टॉक मार्केट में नहीं डालेंगे, इसकी वैल्यू अनलॉक नहीं होगी। जोमेटो का जैसे और ऐसे कई कंपनियों के आईपीओ इतने सक्सेसफुल हो रहे हैं क्योंकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की डिमांड है, उनकी इतनी वैल्यूएशन हो रही है। और सरकारी पीएसयूज प्रॉफिटेबल, इतनी अच्छी वैल्यू वालों के पड़े हुए ऐसे ही रुक रहे, वो कर रहे। तो मेरा कहना है कि ये लोग जो रॉन्गली नरेशन करते हैं कि इसमें एफिशिएंसी आ जाएगी, वो आ जाएगी, उस सब को छोड़िए। एफिशिएंसी आएगी नहीं आएगी, मैनेजमेंट कंट्रोल क्या होगा, ओनरशिप का, शेयर होल्डिंग का आईपीओ में जो ये ब्राउजर में लिस्टिंग से आज अगर हमारा 16,000 से निफ्टी ऊपर है और इतना सेंसेक्स इतना तेज है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो उससे आईपीओ से एलआईसी की वैल्यूएशन 90% जो शेयर मार्केट, ये जो शेयर होल्डिंग है ना गवर्नमेंट की, उसकी ट्रू वैल्यू सामने आएगी। तो केवल सरकार का दो पर्पस है, एक तो एलआईसी की ट्रू वैल्यू को ओवरऑल मार्केट में डिस्कवरी होती है, क्योंकि मार्केट, हम
राइट टू सेंटर है। भारतीय जनता पार्टी की एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं, हम लोग मार्केट इकोनॉमी में, एफिशिएंट मार्केट इकोनॉमी में विश्वास करते हैं। सोशलिज्म का वो फैक्टर जहाँ पे हर चीज गवर्नमेंट कंट्रोल करे, हर ओनरशिप गवर्नमेंट के पास रहे, वह अल्टीमेटली बिजनेस मॉडल और गवर्नेंस का अच्छा मॉडल नहीं है। सरकार को बिजनेस, देयर इज नो नीड फॉर गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस। सो इसलिए यह बात है। देखिए, इसको रेगुलेटर, मैनेटर, अब रेगुलेटर भी बहुत स्ट्रांग है, IRDAI बहुत स्ट्रांग रेगुलेटर है, प्राइवेट प्लेयर्स मार्केट में आ गए हैं। अगर LIC और एग्रेसिवली करती है तो इसके पास तो सॉवरिन गारंटी भी है। दूसरे लोग इससे इतना बिजनेस बढ़ा रहे हैं लेकिन उनके पास तो सॉवरिन गारंटी नहीं है। जब पब्लिक को पता चलेगा तो उसके बाद तो सारा जो पॉलिसी मार्केट में सबसे ज्यादा, ये जो FDI अभी FDI वगैरह को हमने खोला, उसका सबसे ज्यादा फायदा LIC को भी हुआ। नहीं तो तब लोग कह रहे थे FDI खोलेंगे तो ये होगा, लेकिन FDI से भी बेटर मुझे लगता है कि IPO है। तो समझना चाहिए कि इस तरह से यह अपने आप में अच्छा सॉल्यूशन है और इसको टेस्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। सरकार की अच्छी इंटेंशन है, रिसोर्स भी आएंगे, वैल्यूएशन भी आएगी और सवाल इंटेंशन का नहीं है। सवाल है कि जो 25 करोड़ उसके पॉलिसी होल्डर हैं वो क्या कोई दिक्कत होनी नहीं ना, क्या वो बाजार की रिस्क पे छोड़े जा सकते हैं? क्या वो बाजार रिस्क है? इसमें कैसे रिस्क हो गया? अरे रिस्क कहाँ, बताओ ना आप सतन जैन जी, रिस्क कैसे बन गया पॉलिसी मेकर का? इक्विटी अगर 10% गवर्नमेंट के बजाय किसी पब्लिक के पास हो गई पॉलिसी हो तो रिस्क कहाँ बढ़ गया उनका? वो तो सॉवरिन गारंटी तो स्टैंड कर रही है। उसमें LIC में जो भी पैसा है मैक्सिमम पॉलिसी होल्डर का है, तो जो गवर्नमेंट का पैसा तो उसमें ना के बराबर है। तो फिर अब IPO में 10% से कौन सा पैसा उनका, कोई पब्लिक को थोड़ी दे दिया उनका पैसा, वो तो LIC के पास रहेगा। अमोल जी थोड़ा संक्षेप में हमें समझाएंगे कि LIC का जो भी नेटवर्क है, ये जरूर उसमें सरकार का कितना पैसा है, पब्लिक नेटवर्क? मैं बता रहा हूँ, पॉलिसी मेकर का पैसा थोड़ी पब्लिक को दे रहे हैं। 10% की पॉलिसी मेकर का पैसा जो है उसमें वो पॉलिसी होल्डर का पैसा पूरा का पूरा 101% सुरक्षित है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि यहाँ जैसे राजपत्र आता है, गैजेट्स, जब ये IPO की बात चली तभी हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर नीला सत्यानंद जी ने बहुत अच्छी तरह से राज्यसभा में कहा था, लोकसभा में, कि पहले से उधर स्टेट किया है कि सेक्शन 28 और सेक्शन 37 को टच नहीं करेंगे। इसका मतलब जो सरप्लस है वो 5%, 95% वही रहेगा, प्लस सोवरिन गारंटी अंडर सेक्शन 37 IPO के बाद भी वो कंटिन्यू रहने वाली है। इसका मतलब पॉलिसी होल्डर को डरने की मुझे लगता है 1% भी चिंता नहीं है, क्योंकि उनके जो बोनसेस है आज तक डिक्लेयर हुए उनके खाते में सुरक्षित है। 1 रुपया भी उनको कम नहीं मिलने वाला है। उल्टा LIC ने बीच में एडिशनल बोनसेस दिए है। LIC को 50 साल हो गए गोल्डन जुबिली बोनस, 60 साल हो गए डायमंड जुबिली बोनस, सरप्लस पॉलिसी होल्डर्स को देना चाहती है LIC। अच्छा, हमारे साथ अभिजीत रॉय हैं। अभिजीत जी, आप क्या सहमत हैं कि इससे कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, पॉलिसी होल्डर को, या फिर जो है ना? जी थोड़ा सा मैं थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट्स में चला जाता हूँ। देखिए, वैल्यूएशन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का होता है बेस्ड ऑन एम्बेडेड वैल्यू। एम्बेडेड वैल्यू का मतलब है प्रेजेंट, वो थोड़ा टेक्निकल है, फ्यूचर जो इनकम होगा डिस्काउंटेड एज ऑन टुडे। सो जो वैल्यूएशन होता है वो 3 चीज में होगी। एक है डिस्काउंटेड वैल्यू आज के दिन पे जो एम्बेडेड वैल्यू है, प्लस नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स जो अभी तक बात हो रही थी प्रॉपर्टी वगैरह का, और तीसरा ब्रांड वैल्यू। जब आप पब्लिक इश्यू ले आते हैं, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं कि प्राइवेट होना चाहिए पब्लिक, बट जब आप पब्लिक में ले आते हैं, जो शेयर्स खरीदते हैं उनका भी 3-4 वे है ऑफ प्राइसिंग, बट उनका मेन प्राइसिंग इशू होता है कि प्राइस अर्निंग्स रेशियो, कितना प्राइस वो इनकम होगा। LIC का जो वैल्यूएशन है, अगर हम प्रॉपर्टी को जैसे 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ बढ़ा देते हैं, और अगर हम प्राइसिंग बढ़ा देंगे, देन इनकम नहीं होगा, बिकॉज वो है अनयूज्ड एसेट्स।
जो जैसे प्रॉपर्टी में फोर्ट में हो या दिल्ली चांदनी चौक में, मैं चांदनी चौक उसी ब्रांच में बैठता था जो LIC का है, वो एसेट्स का इनकम नहीं होगा, बट वो प्रॉपर्टी LIC का है। देन LIC विल हैव टू डिसाइड, बिकॉज अगर वो एट रेस्ट रहता है और हम वैल्यूएशन बढ़ा देते हैं तो इनकम ऑफ शेयर होल्डर्स नहीं बढ़ेगा। सो देन दो ऑप्शंस हैं, एक है पूरा वैल्यूएशन आप मत दिखाइए, जैसे स्टेट बैंक पूरा वैल्यूएशन दिखाता नहीं है। उसके पहले थोड़ा डिस्कशन हो रहा था, स्टेट बैंक अभी भी वो 1 लाख रुपए, 1 रुपए 2 रुपए पे एसेट्स दिखाते हैं, पर जो इनकम है उसके ऊपर डिविडेंड देता है। तो LIC के पास ये ऑप्शन जरूर रहेगा कि इतने एसेट्स LIC को जरूरत नहीं है, तो वो क्या LIC एसेट्स बेच देंगे। अगर बेचते हैं तब वो अमाउंट LIC के पास जरूर आ जाएगा, विच विल बी अ बूम। बट अगर वो एसेट्स ऐसे ही पड़ा रहेगा, देयर बी नो इनकम। जो एम्बेडेड वैल्यू है, दैट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनकम डिस्काउंटेड टुडे, वो एक्चुअली बैठेगा और एक्चुअली उसको कैलकुलेट करेगा कितना एक्चुअल वैल्यू उसका होता है। सो गवर्नमेंट एंड LIC विल हैव टू डिसाइड कि इसका ब्रेकअप क्या होना चाहिए। बिकॉज अगर आप 10% जैसे 500 रुपए पे बेच दिया बिकॉज ऑफ नेट एसेट वैल्यू, बट आपके प्राइस अर्निंग्स रेशियो कम हो जाएगा। सो दिस इज अ डिसीजन विच इज अ टेक्निकल डिसीजन जो गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, बात काफी हो रहा है अबाउट सॉवरेन गारंटी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि सिर्फ LIC, ओनली LIC इज गवर्नमेंट गारंटी, बट जो सॉवरेन गारंटी है वो अगर 30 लाख करोड़, आज के दिन में टोटल रिसोर्सेज ऑफ SBI इज अबाउट 38 लाख करोड़ और LIC का अबाउट 31 लाख करोड़ है। जो लाइफ फंड है वो गारंटीड है। गारंटीड मतलब है कि सॉवरेन गारंटी विच इज ऑफ बैलेंस शीट, दैट मीन्स द गवर्नमेंट इज गिविंग अ गारंटी ऑफ 31 लाख करोड़ विदाउट इट कमिंग ऑन द बैलेंस शीट। सो देयर इज अ टेक्निकल इशू, ये कितना दिन गवर्नमेंट चला सकते हैं। अभी डिसीजन इज कि गवर्नमेंट गारंटी विल कंटिन्यू, विच मीन्स कि पॉलिसी होल्डर के ऊपर रिस्क नहीं है। दूसरा चीज है कि ये जो 95 और 5% है, अभी तक गवर्नमेंट ने सफर किया हुआ है, बिकॉज 95% वाज ट्रांसफर्ड टू द पॉलिसी होल्डर और 5% से केम टू द गवर्नमेंट। बट जैसे ही आप शेयर्स मार्केट में देंगे, जो शेयर होल्डर्स है वो हो सकता है 5% के ऊपर मांगे, और अगर आप 5% के ऊपर नहीं देंगे तो शेयर प्राइस राइज नहीं करेगा। देखिए, ये सब चॉइस की बात होती है। तो अगर आप 5% से सेटिस्फाइड करते हैं शेयर होल्डर को, तो वो शेयर प्राइस राइज नहीं करेगा। अगर शेयर प्राइस राइज नहीं करेगा तो गवर्नमेंट का जो 90% है वो भी वैल्यूएशन कम हो जाएगा। तो ये जो डिसीजन है, ये बड़ा स्ट्रक्चरिंग और रिस्ट्रक्चरिंग का बड़ा ही सीरियस मामला है। वेदर इट इज प्राइवेट और पब्लिक, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। तो गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना पड़ेगा। नंबर 3, जैसे ये 25,000 करोड़ अभी ऑथराइज कैपिटल हो गया है, तो जो ऑथराइज कैपिटल हो गया है 25,000 करोड़, गवर्नमेंट क्या 25,000 करोड़ कंट्रीब्यूट करेगा फ्रॉम 100 करोड़ और 25,000 करोड़, या गवर्नमेंट रीवैल्यू करके वो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स में दिखा देंगे, दैट इज 25,000 करोड़। उसका अगर 10% जो 2500 करोड़ या जो भी है, अगर वो डिसइन्वेस्ट करते हैं और अगर वैल्यूएशन इतना नहीं बढ़ाते हैं ऑन एसेट्स बट एम्बेडेड वैल्यू के ऊपर अगर करते हैं, तो शेयर प्राइस काफी अच्छा है। एक लास्ट में सिर्फ थोड़ा सा वार्निंग ये देता हूं कि जो पब्लिक है और जो शेयर होल्डर्स हैं, वो जब पब्लिक सेक्टर होता है उसका एक डिस्काउंट करते हैं। अब आप कह सकते हैं ये करना चाहिए, करना नहीं चाहिए, दैट इज वो दूसरी बात है। बट जैसे बैंक्स में है, जैसे स्टेट बैंक है या ICICI बैंक है या HDFC बैंक है, स्टेट बैंक इवन दो इट इज द बेस्ट परफॉर्मिंग पब्लिक सेक्टर बैंक, उसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल काफी कम रहता है। तो ये मार्केट में डिस्कवरी होगी कि एम्बेडेड वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद कितना शेयर इशू होगा, कि मार्केट इसको कितना प्राइस करती है। मैं अभिजीत रॉय जी आपसे जानना चाहूंगा कि जब पॉलिसी होल्डर और शेयर होल्डर में टकराव, इंटरेस्ट में टकराव होगा, तो क्या ये अच्छा नहीं है कि जो है
इस डिसीजन में कुछ और इस पर टाला जाए इसको, क्योंकि पॉलिसी होल्डर के कारण ही एलआईसी है, शेयर होल्डर के कारण एलआईसी नहीं है। एलआईसी पॉलिसी होल्डर की ही है। नहीं, देखिए, ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो पैसा चाहिए और जो बजट को फीड कर रहा है वो भी हमारा ही पैसा है। देखिए, ये तो कोई ये नहीं है कि एक डायरेक्टली पॉलिसी होल्डर का पैसा है, एक शेयर होल्डर का पैसा है। वो जो शेयर होल्डर है, अगर 90% गवर्नमेंट है या 95% गवर्नमेंट है, देन गवर्नमेंट को जो पैसा मिल रहा है सर, वो बजट में जा रहा है। शेयर होल्डर का पैसा भी हमारा ही पैसा है, सबका पैसा हमारा ही पैसा है ना। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, नहीं, शेयर होल्डर जो है वो यूजुअली आर द बेटर ऑफ पीपल। देखिए, ये तो सही है कि सबसे गरीब जो है वो नहीं है। सो ये जो आई वुडंट से टकराव, बट ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये ग्लोबली ये इशू है कि डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी होल्डर और शेयर। जी प्रोफेसर अमन, जो अभिजीत रॉय जी ने कहा कि पॉलिसी होल्डर एक अलग वर्ग होगा, जो शेयर होल्डर है वो अलग वर्ग होगा। शेयर होल्डर की जो चीजें हैं वो फ्लक्चुएशन होंगी उनका, और उनके फ्लक्चुएशन से पॉलिसी होल्डर की वैल्यू भी डिसाइड होगी। तो ये जो अपने आप में टकराव पैदा होगा, आपको नहीं लगता कि पॉलिसी होल्डर के साथ कम से कम उनकी सलाह ली जाना चाहिए, उनकी एक मीटिंग होना चाहिए, उनकी सहमति ली जाना चाहिए, अगर आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं तो? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। पहली चीज, मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहूंगा उसे आंसर करने से पहले। पहली चीज तो ये है कि जो सरकार ने 100 करोड़ रुपए से 1956 में इसको स्टार्ट किया था, और इस समय जो है 2500 करोड़ शेयर हैं जो 10 रुपए की वैल्यू शेयर की है, और 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सरकार का, भारत सरकार का, मतलब आपका और मेरे पैसे का इसमें एलआईसी में निवेश है। मतलब भारत सरकार भी आपको मुझे रिप्रेजेंट करती है, तो उनका निवेश किया हुआ है। दूसरी चीज ये है कि जो इसकी वैल्यूएशन आ रही है इस समय, वो जो वैल्यूएशन कंपनीज कर रही हैं, ज्यादातर चीजें बुक वैल्यू है। बिकॉज 1956 से जब पैदा हुई उसके बाद से इसने अपनी अपनी चीजें खरीदनी शुरू करी, ऑफिस शुरू करे, कॉलेज शुरू करे, स्पोर्ट्स एकेडमी शुरू करे, बड़ी सारी चीजें एलआईसी ने, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी खोली है, और बहुत सारी कंपनियां सब्सिडरी कंपनीज खोली। तो वो बुक वैल्यू पे लिस्टेड है, वो जो है कोई भी मार्केट वैल्यू पे लिस्टेड नहीं होती है। जब भी कोई कंपनी ऐसे काम करती है, शुरू करती है, तो जब भी वो आईपीओ की तरफ जाती है, तब उस समय वो अपना कंपनी का वैल्यूएशन कराते हैं। और उस समय भी कुछ कंपनियां अपनी वैल्यूएशन आज की दर पे करती हैं, कुछ कंपनियां बुक वैल्यू पे ही रखती हैं। बिकॉज उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो नॉर्मल कंपनी होती है, जो एलआईसी तो गवर्नमेंट के अंडर है, पर जो एक नॉर्मल कंपनी होती है उसमें टैक्सेशन, एनसीडी टैक्स होते हैं, लोकल टैक्सेस होते हैं, गवर्नमेंट के और टैक्सेस होते हैं, उनका इन्फ्लुएंस होता है अगर आप उसकी वैल्यू चेंज करते हैं। एलआईसी के केस में वो चीज बिल्कुल भी नहीं होगी, इसलिए वो रिश्ता उसके पास की वो वैल्यू कर सके। जो कुछ रिपोर्ट्स पिछले 2-3 साल में आई हैं, मैं उनके बेसिक आंकड़े बताऊं ताकि लोगों को पता चल सके कि जो एसेट अंडर मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, एयूएम के नाम से, जो दिसंबर 2019 में था, वो वैल्यू किया गया था एलआईसी का 33.20 लाख करोड़ के करीब। ठीक है जी, जो आज के दर में करीबन 40 के लाख करोड़ के करीब होने की उम्मीद है। जो लास्ट ईयर अप्रैल से दिसंबर 2020 के बीच में जो नए बिजनेसेस एक्वायर किए गए हैं, जो पॉलिसीज इशू की गई है, वो 1.3 ट्रिलियन रुपए की है, मतलब 130 लाख करोड़ रुपए की पॉलिसीज इशू की गई हैं करीब। और जो वैल्यूएशन की बात अभी इस समय बात कर रहे हैं, जो कुछ रिपोर्ट आई है फरवरी के अंदर, उसके अंदर वो कह रहे हैं 1 ट्रिलियन रुपए की वैल्यूएशन की जा रही है एलआईसी की, जो मतलब 100 लाख करोड़ के करीब है। ये बिल्कुल भी आंकड़े एक्चुअल नहीं है, ये आंकड़े ऐसे हैं जो कुछ एजेंसीज ने अपना इंडिपेंडेंट सर्वे करके किया है, क्योंकि जो एक्चुअल आंकड़े हैं वो एलआईसी सेबी को सबमिट करेगी, और जब बाद में उसका जो शेयर का वैल्यूएशन आएगा, कितने प्रीमियम पे वो शेयर बिकता है, तब हमें पता चलेगा कि सेबी ने क्या वैल्यू सबमिट करी और एलआईसी ने क्या वैल्यू सबमिट करी, सेबी ने उसमें से क्या उसको एक्सेप्ट किया। पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे गोपाल कह रहे थे, एक इक्विटी होती है और एक प्रोडक्ट होता है। जैसे मैं एक गाड़ी खरीद रहा हूं किसी भी कंपनी की, वो प्रोडक्ट है उसका, या इंश्योरेंस खरीद रहा हूं, पॉलिसी खरीद रहा हूं, और वो कंपनी की जो ओनरशिप है, जो कौन लोग इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, क्योंकि दोनों में कोई एक स्टेक होल्डर का तो जरूर है, क्योंकि जब मैंने गाड़ी खरीदी तो मैं भी स्टेक होल्डर हो गया उस कंपनी का एक तरीके से, बट मैं शेयर होल्डर नहीं हुआ। मेरा उसमें, इन कंपनी में, ना उसका मुनाफे में ना कोई लॉस में कोई इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट अपने प्रोडक्ट में है। इस एलआईसी के साथ सबसे बड़ी चीज जो रही 1956 में जब एलआईसी एक्ट लिखा गया,
उसमें कुछ प्रावधान किए गए। उस प्रावधान में ये था कि इस LIC के अंडर गवर्नमेंट गारंटी दिया गया कि जितने भी प्रोडक्ट LIC कभी भी बनाएगा, एक यूनिट 64 को छोड़ के जितने भी प्रोडक्ट LIC ने कभी बनाए हैं उसमें गवर्नमेंट गारंटी रही है। मतलब कि अगर मेरी LIC पॉलिसी सपोज मैं 10 लाख की लेता हूं और 1 लाख 2 लाख 3 लाख दे दिया, पर मेरी किसी वजह से निधन हो जाता है, मेरा मर जाता हूं, तो जो पॉलिसी का 10 लाख में को मिलना चाहिए, अगर सपोज LIC के अपने रिजर्व में भी नहीं है तो सरकार उसकी भरपाई करेगी। जैसे बैंकों में देखा था आपने, अभी निर्मला सीतारमण जी ने पिछले साल किया था कि पहले क्या था, 1 लाख रुपया अगर कुछ भी डिपॉजिट रखो, आपने 100 करोड़ रखे हैं बैंक में, पर आपको इंश्योरेंस मिलेगा 1 लाख रुपए तक का, अब वो 5 लाख रुपए तक का है। इस पॉलिसीज के LIC के अंदर 100% मिल रहा था, जो सेक्शन 37 के अंडर LIC एक्ट के अंदर आता है। बिल्कुल, जैसा कि अमन जी बोल रहे थे, मैडम गीतांजलि जी, कि बहुत सारी अनिश्चितताएं डिसाइड होना है, तो सवाल है कि जब इतनी अनिश्चितताएं हैं तो फिर जब आपका पैसा, पॉलिसी होल्डर का पैसा 95% LIC में है, इतनी अनिश्चितताओं के दायरे में उसको क्यों ले जाया जा रहा है, वो भी उनसे बिना पूछे। पॉलिसी होल्डर की कहीं तो जैसे एक आपकी एनुअल मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स की, उसी तरह से पॉलिसी होल्डर की मीटिंग करके आपको एक पूछना तो चाहिए कि भाई आपका पैसा इतनी बड़ी अनिश्चितता में डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं, नहीं डालें, उसके बारे में एक बार उनसे राय तो ली जानी चाहिए कम से कम। एक्चुअली अभी तक कंपनीज एक्ट में के अंदर नहीं आता, अभी तक हमारा IRDA और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर आ रहा है LIC, और उनकी देखरेख में इसकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। लिस्टिंग से जो हम इनिशियल पब्लिक ऑफर आ रहा है, उससे बहुत बड़ा फायदा यही होगा कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी, नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स बढ़ेंगे। स्टेक होल्डर्स, अभी हमारा प्राइमरी स्टेक होल्डर है पॉलिसी होल्डर, जिसने LIC की पॉलिसी ले रखी है। तो पॉलिसी होल्डर के जो अधिकार हैं वो अपने आप में सीमित हैं। पॉलिसी होल्डर्स के साथ साथ अब एक नई कैटेगरी ऑफ स्टेक होल्डर्स जुड़ेंगे हमारे साथ, जो कि शेयर होल्डर्स होंगे। तो शेयर होल्डर्स के, जैसे आप कह रहे हैं कि शेयर होल्डर की मीटिंग का प्रावधान है, तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग समय पर होनी, एनुअल जनरल मीटिंग और अलग अलग तरीके से जो उनकी मीटिंग का प्रावधान है वो मीटिंग्स करानी पड़ेंगी। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि सभी ने इस बात को हाईलाइट किया है चर्चा में कि द शेयर अमाउंट ऑफ फंड्स, मतलब इतना ज्यादा फंड्स का क्वेश्चन है, और हमें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स बढ़ाना देश के हित में है। अगर एक संस्था है जिसके अंदर इतना ज्यादा फंड्स कंट्रोल कर रहा है देश का पैसा, तो ये बहुत जरूरी है कि उसके ऊपर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स बढ़ाई जाएं। इनिशियल पब्लिक ऑफर, उसके लिए बाजार में जाने की क्या जरूरत है? उसके लिए आप डिस्क्लोजर अमाउंट, डिस्क्लोजर के एग्रीमेंट डाल दीजिए उनके ऊपर, ये सारी चीजें बताइए, खड़े हो जाए बाजार में, भाई हमारी कीमत लगाओ, ये क्या बात हुई? सर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अंडर हम आ रहा है, बट बहुत सी चीजें अभी तक भी लोगों को नहीं पता, जो कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स में हम जनरल रिपोर्ट्स ओवरऑल पब्लिश नहीं हो रही हैं। अगर हम सेबी में, अपना सेबी के प्रावधान है और कंपनीज एक्ट के अंदर जो हमें इंटरिम रिपोर्ट्स क्वार्टरली हमें ऑडिट कराना होता है, क्वार्टरली रिपोर्ट्स पब्लिश करनी होती हैं, NPA कितना नॉन परफॉर्मिंग एसेट है LIC का, ये सारी चीजें अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। ये सारी बातें अब लोगों के चर्चा में आ रही हैं, जब से बात उठी है कि डिसइन्वेस्टमेंट होगा और LIC अपना पब्लिक इश्यू निकाले, तो लोगों का ध्यान इस तरफ बढ़ा है, और बहुत से लोगों को अब पता चला है कि LIC इतना ज्यादा फंड कंट्रोल कर रहा है मार्केट में। तो मतलब विद अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द बेस्ट बेनिफिट वुड बी दैट द डिस्क्लोजर नॉर्म्स वुड इंक्रीज। डिस्क्लोजर से जो है स्टेक होल्डर्स के पास, आम जनता के पास इसके बारे में अधिक जानकारी रहेगी और कंट्रोल रहेगा चीजों पर। और एज अ जनरल पब्लिक इज द स्टेक होल्डर, आप और मैं भी एक स्टेक होल्डर हैं, तो हम अभी तक सिर्फ पॉलिसी खरीद पा रहे थे, अब हम इसका LIC के शेयर्स भी खरीद पाएंगे। तो ये भी एक हम वी कैन बिकम अ स्टेक होल्डर इन अनदर कैपेसिटी, दैट इज अनदर एडवांटेज। And another advantage would be that people, जो हमारे customers हैं, उनको innovative products मिलेंगे, उनको global जो हमारी best practices हैं उनका फायदा मिलेगा, क्योंकि FDI increase होने वाला है। मैडम, अभी हमारे साथ अशोक मीना जी बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा था कि सेम न्यू इंश्योरेंस कंपनी के, न्यू इंश्योरेंस इंडिया कंपनी के साथ ऐसा किया गया था, IPO लाया गया था,
और उससे उनको कुछ भी फायदा नहीं हुआ, शेयर निवेशक जो भी थे उनको भी डूबे, उनका पैसा डूबा है। तो हम जो एक कंपनी है जिसका हमने निवेश किया उससे सबक क्यों नहीं ले रहे? देखिए, यहाँ पर पैसा डूबने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि हमारे पास सॉवरेन गारंटी है और वो इंटैक्ट है। जैसे कि अभी सभी ने इस बात को हाईलाइट किया कि सेक्शन 37 को हमने बिल्कुल अनटच्ड रखा है, उसके बारे में हमने कुछ उसमें बदलाव नहीं किए हैं। तो सॉवरेन गारंटी इज इंटैक्ट, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। सो पैसा जो ये कह रहे हैं कि हमारा पैसा अनसेफ हो जाएगा पब्लिक इशू से, वो नहीं होगा। पब्लिक इशू सिर्फ 10% ऑफ द टोटल कॉर्पस है, विच इज आई मीन फिनोमिनल अमाउंट बट नॉट अ फिनोमिनल परसेंटेज। अमाउंट के टर्म्स में देखा जाए तो 10% बहुत ज्यादा है, बट परसेंटेज की टर्म्स में वो 10% ही है। तो इट इज आई मीन बिल्कुल फिलहाल चर्चा वक्त इस बारे में हमें जरूर थोड़ा सा सरकार को सोच करना कि जो आपने पॉलिसी होल्डर्स और अब आपके नए कैटेगरी ऑफ बेनिफिशियरीज आने वाले हैं शेयर होल्डर्स, तो पॉलिसी होल्डर्स और शेयर होल्डर्स के बीच में आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे बेनिफिट्स का, उसके बारे में एक पॉलिसी लाने की जरूरत है। बिल्कुल। तो फिलहाल चर्चा में वक्त है ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि सरकार की विनिवेश की स्ट्रेटजी आखिर इस पूरे LIC के IPO के हिसाब से देखें तो क्या नजर आ रही है। क्या सरकार अगर बिजनेस से हटना चाहती है तो क्या आगे जाके इसकी LIC की नियम बदले जाएंगे? LIC को अभी सॉवरेन गारंटी है, जैसा कि अमन जी बोल रहे हैं, आगे जाके सॉवरेन गारंटी खत्म हो जाएगी, तो क्या एक बाजार जो प्राइवेट प्लेयर है उनको बाजार खोलने का एक तरीका आगे जाके होने वाला है? इसी पे हम बात करेंगे। कहीं मत जाइए, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ऐसे सुरक्षित रखें स्मार्टफोन का डाटा। थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड करने से बचें। हमेशा गूगल प्ले स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें। अधिकांश थर्ड पार्टी ऐप में इस तरह के लिंक शामिल होते हैं जो मालवेयर से प्रभावित होते हैं और फोन की निजी जानकारी चुराने का काम करते हैं। कोई भी स्मार्टफोन कंपनी अगर आपके फोन में सॉफ्टवेयर या सिक्योरिटी अपडेट दे तो उसे फोन में इंस्टॉल जरूर करें। इनमें कई सिक्योरिटी फीचर्स शामिल होते हैं जो फोन के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। किसी अनजान नंबर से कोई लिंक आया है तो आप बिना जांचे उसे ओपन ना करें। ये लिंक बेहद खतरनाक हो सकता है। इनकी मदद से हैकर्स मोबाइल की सिक्योरिटी को हैक कर लेते हैं और फोन की निजी जानकारी को हासिल कर लेते हैं। अपने स्मार्टफोन में पासवर्ड, पिन या पैटर्न लगाकर जरूर रखें। ये जरूरी नहीं कि डाटा ऑनलाइन ही चोरी हो। कई बार आपके आसपास मौजूद लोग भी आपके प्राइवेट डाटा में दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए जरूरी है कि फोन में पासवर्ड, पिन या पैटर्न लगाकर रखें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि LIC की जो पीछे IPO लाया जा रहा है उसके पीछे विनिवेश स्ट्रेटजी क्या है। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। गोपाल जी, मैं लंबे समय से सुनते आ रहा हूँ, आप लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बी इन बिजनेस, मतलब हमें बिजनेस में नहीं रहना है। तो आप लोग पूरा छोड़ दीजिए, फिर आप जब बार बार जब आपको बिजनेस में रहना नहीं है तो आप 10% क्यों बेच रहे हैं? 100% बेच दीजिए, निकल जाइए, बाहर निकल जाइए। सीधा सा बोलिए, सीधा सा बोला। एक धीरे धीरे क्यों करेंगे? ये झटके में करिए जो करना है। तो आप एक रेजोल्यूशन यहाँ से पास करवा दीजिए कि 100% निकाल दें। आपको ये हमें नहीं, हमें आपको या राहुल गांधी जी को समझाना पड़ेगा, अपोजिशन को समझाना पड़ेगा। देखिए, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये आई है कि वैल्यूएशन अपने आप में डिसइन्वेस्टमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी रॉय साहब ने कई बातें की, अपने गीतांजलि जी ने बताई, अमोल जी ने, अमन जी ने और अपने अशोक जी ने, कि देखिए सबसे ज्यादा चिंता सबकी है कि वैल्यूएशन क्या होगी। किसी को डिसइन्वेस्टमेंट से इतना ज्यादा समस्या नहीं है। लोगों को लग रहा है कि ये नवरत्न है, इनकी वैल्यूएशन सही नहीं हुई, इनके जो एसेट्स होल्डिंग है उनके सही वैल्यूएशन नहीं हुई,
तो एक तरीके से उसका काफी देश को नुकसान हो सकता है। और यही सरकार की भी चिंता है कि इसकी वैल्यूएशन क्या होगी। जब भी कोई डिसइन्वेस्टमेंट होता है या कोई आईपीओ आता है, सबसे बड़ा मर्चेंट बैंकर्स वगैरह के लिए समस्या ये रहती है। और रॉय साहब की एक बात से मैं अमन जी और इनकी बात पे एक बात को मैं यहाँ पे फ्लैग ऑफ भी करना चाहता हूँ कि आप रिवैल्यूएशन कर सकते हो सब एसेट की मार्केट वैल्यू से, लेकिन ये जो एसेट्स हैं जो कि अर्न नहीं करते, तो उससे फ्यूचर अर्निंग का जो कैपेसिटी है वो तो कम हो जाएगी उसकी, उन एसेट्स पे तो रिटर्न ऑन इक्विटी कम हो जाएगी, तो वैल्यूएशन कम हो जाएगी। तो ये सारी चीजें ना, ये बड़ी टेक्निकल और प्रोफेशनल लोगों के काम की बात है। और अगर ये प्रोफेशनल लोग करेंगे तो मुझे लगता है कि यह सही होगी। और दूसरी बात यह है कि 10% करने से क्या होगा कि अभी स्कोप रहेगा कि आप मतलब उसकी 90% की क्या वैल्यू होनी चाहिए, मार्केट किस रेट पे, मान लो 10% होता है, उसके बाद लिस्टिंग होती है, किसी एक्स रेट पे या आईपीओ आता है और मार्केट उसको उससे एक्सेस रेट देता है, क्योंकि मार्केट अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट होता है। जिसका पैसा लगता है ना, ये तो डिस्कशन वाले होते हैं। मैं तो आपको भी प्रोफेशनल मानता हूँ, टेक्निकल आदमी मानता हूँ। नहीं, मैं तो प्रोफेशनल हूँ ही, मैं तो इन सब कामों को बहुत देखा हुआ है। मैं तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप सारी बातों को जवाब दे रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपकी डिसइन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी क्या है? क्या आप आगे उसको 100% डिसइन्वेस्टमेंट के रास्ते पर जाएंगे? क्या आप नहीं, देखिए हमारा इस साल का टारगेट है डिसइन्वेस्टमेंट से 1,75,000 करोड़ का, जो हम सर एलआईसी की बात कर रहा हूँ। एलआईसी को क्या पूरी तरह से आप मुक्त कर देंगे आगे जाके? नहीं, ऐसा नहीं है, पूरी तरह से मुक्त की बात नहीं है। सरकार इसको जैसे कोई भी चीजों को स्टेप बाय स्टेप में जाते, देखिए एज ए पॉलिसी, एज ए पॉलिसी मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से, सरकार के हिसाब से भी, कि पीएसयूज को एक तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो बिजनेस, रोज सरकार ब्रेड भी बनाएगी, बिजली भी उत्पाद करेगी, बसें भी चलाएगी। अरे इन चीजों में पब्लिक यूटिलिटी, सरकार के पास लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, रिसोर्सेज, फोकस तो चलता है ना। आज आप पीएसयूज में 450-500 पीएसयूज हैं, सबकी जरूरत नहीं है। जो पब्लिक यूटिलिटीज हैं, ग्लोबली भी आप देखिए ट्रेंड क्या है। हमारा एक इकोनॉमी है, भारतीय जनता पार्टी मार्केट इकोनॉमी और प्राइवेट इन्वेस्टर को और प्राइवेट बिजनेस को इंपॉर्टेंट मानती है। हमारी पुरानी सरकारों की तरह नहीं है कि जो इंदिरा गांधी जी के आप नेशनलाइज करके, नेशनलाइजेशन की बात नहीं है। आज कांग्रेस ने भी 1991 को अभी इतना हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या हुआ था वहां पे? तो धीरे धीरे इस तरह की साइकिल चलती है और इस तरह से, इसलिए पीएसयू को धीरे धीरे डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। एक साथ कोई पर्पज नहीं है कि सारा करेंगे। मतलब आज इस साल का टारगेट यही है कि 1,75,000 करोड़ का। ये मान लिया जाए कि इस बार 10% होगा, अगले साल 10% और होगा, फिर इसका 20% होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका रिजल्ट देख के देखा जाएगा क्या होता है, इसका सरकार को क्या वैल्यूएशन आती है, क्या चीजें, सब चीजें देखेंगे। अभी कोई पर्पज नहीं है कि एलआईसी को गवर्नमेंट कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वह उसको चेंज करने का भी सरकार का कोई बिजनेस नहीं करना है। सरकार को बिजनेस नहीं करना है तो फिर इसका मतलब छोड़ेंगे ना, एलआईसी भी छोड़ेंगे? नहीं, एलआईसी को मैं उस बिजनेस की कैटेगरी में नहीं, मैं एलआईसी को उस बिजनेस की कैटेगरी में नहीं मानता। ये यूटिलिटी के अंतर्गत कंपनी है, इसका पार्ट, इट्स ए पब्लिक यूटिलिटी कंपनी। मैं बिजनेस वो ब्रेड बनाने वाले और उन सब की बात कर रहा हूँ कि कार बनाना, ब्रेड बनाना, वह बिजनेस की कैटेगरी में। यह एक तरीके से पब्लिक यूटिलिटी से क्यों है? 5% भी मत करिए, 10% भी मत करिए। ट्रू वैल्यूएशन होना चाहिए, सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट मैच होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, जैसे गीतांजलि बोली, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, और एक तरीके से एफिशिएंसी भी आती है। कुछ ना कुछ प्राइवेट मैनेजमेंट आता है तो कई चीजें एफिशिएंसी आती है। अमोल जी, क्या इसके वैल्यूएशन के लिए बाजार में जाना जरूरी है? उसके बिना नहीं हो सकता वैल्यूएशन? पहली बात तो है ना, एलआईसी का वैल्यूएशन करना ये पहली तो इजी है ही नहीं। कितनी भी बड़ी कम्युनिटी बिठाओ, सबसे टॉप एक्सपर्ट्स इंडिया के, उसमें लगा डालो। क्यों लेट हुआ आईपीओ मार्च 21 में हो जाना चाहिए था वैसे हिसाब से। लास्ट ईयर गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है 2010, तो वही बता रहा हूँ।
2,10,000 करोड़ था, लेकिन पैंडेमिक की वजह से हो नहीं पाया, खाली 32,000 करोड़ तक पहुंच पाया है। ये साल 1,75,000 का ले लिया है। खाली एक यहाँ होना चाहिए, अभी ऑलमोस्ट फाइनलाइजेशन पे वैल्यूएशन। सिर्फ एक मैं गोपाल जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से और पत्रिका के माध्यम से कि यहाँ एक होना चाहिए पुश कि ये सही हो, क्योंकि लास्ट 10 साल का अगर दिस इन्वेस्टमेंट का रिपोर्ट देखो तो खाली 2 साल ही टारगेट अचीव हुआ है, टारगेट से ज्यादा 17, 18 एंड 18, 19। अदरवाइज हमने कभी भी डिस इन्वेस्टमेंट का टारगेट को पूरा नहीं किया है। तो वो अगर एग्रेसिवली पूरा करे तो एक सुनहरा इतिहास का पन्ना लिख सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, हम टारगेट लेते हैं लेकिन कुछ टेक्निकल वजह से, मैं नहीं बोलता कि कोई पर्पसली करता है, मे बी लॉट ऑफ डिफरेंट टेक्निकल इश्यूज, मॉनिटरी इश्यूज, वैल्यूएशन एक बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि LIC का वैल्यूएशन है ना, मींस मुझे लगता है 1 साल चले जाएगा, ऑलरेडी चला गया है। और अभी जो लास्ट अपडेट्स आए हैं उसमें लास्ट क्वार्टर में बताया रिस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर ने कि लास्ट क्वार्टर में LIC का IPO आ रहा है। तो हम ये देखें IPO से अमोल जी होने वाला। अमोल जी मान लेते हैं कि वैल्यूएशन मुश्किल है, क्या इस वैल्यूएशन में पॉलिसी धारक की भूमिका है? क्या पॉलिसी धारकों को शामिल किया गया है क्या वैल्यूएशन में? जरूरत है। कितने लोगों को करोगे? 33 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स, ये पॉलिसीज है। देखो, 2 समझना जरूरी है। एक है नंबर ऑफ पॉलिसीज सर्विसिंग बाय द LIC और एक होता है नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर। जिसका मतलब जिन सब, समझो आपने पॉलिसी ली है, आपने 10 साल में अलग अलग 4 पॉलिसी ली, बराबर है। ऐसे आज प्राइवेट कंपनीज फॉरेन इंश्योरेंस क्यों आ रही है इंडिया में? क्योंकि आज भी मैदान खाली है। हार्डली 15% कवर हुए लोग 125 करोड़ के जनता में से। तो नंबर ऑफ पॉलिसीज है ना, वो सर्विसिंग कर रही है, लेकिन हार्डली 15% कवर है। आज भी इंश्योरेंस में ये 5 साल है ना, ये सुनहरा इंश्योरेंस फील्ड के लिए है। इसके लिए LIC का जो IPO आएगा उससे किसी का नुकसान नहीं होगा, LIC का फायदा होगा, गवर्नमेंट को अच्छा फंड मिलेगा। LIC बोला तो अपने भारत के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हर चीज के लिए। आज अगर हमारे घर में लाइट जलती है, अगर वापस आ गए, उसमें पैसा LIC का है। सड़क बन रही है, LIC का पैसा है। पानी पी रहे, LIC का पैसा है। तो एक प्राउड फीलिंग होना चाहिए। तो अगर ये IPO नंबर 1 पे जाता है, हिस्टोरिकल IPO होगा और हमारे लिए, सबके लिए प्राउड फीलिंग IPO होगा, जो एक सुनहरा हिस्टोरिकल इवेंट हो सकता है। खाली एक ही है गोपाल जी से रिक्वेस्ट कि उसको स्ट्रेटेजिकली जल्दी से जल्दी उसको अमल करें, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू। मैं यहाँ पे एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि हम पॉलिसी होल्डर्स को एज सच जोड़ पाना फिजिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इतने ज्यादा हैं। दूसरा, जैसे कि अभी हमारे स्टीम पैनल ने इस चीज को हाईलाइट किया कि वैल्यूएशन एक बहुत ही टेक्निकल मैटर है। तो इस टेक्निकल मैटर में पॉलिसी होल्डर्स की भूमिका मैं नहीं समझ पाती कि पॉलिसी होल्डर्स की क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि हमारे वैल्यूअर्स, जो प्रोफेशनल वैल्यूअर्स हैं, उनको भी इतना समय लग रहा है इसको वैल्यूएशन करने में। तो पॉलिसी होल्डर्स की वैल्यूएशन में कम से कम सर्वे तो होना चाहिए, उनकी राय तो पूछिए कम से कम। इतना तो करो सर गोपाल जी, उनकी राय तो पूछो कम से कम। कुछ नहीं तो आप सर्वे कर लो उनका एक। नहीं, किस चीज का सर्वे? वो तो ठीक है, वो चाहते हैं कि उनका प्राइवेटाइजेशन हो, उनका IPO आए। नहीं, वो तो अब इतने दिनों से डिस्कशन हो रहा है। पब्लिक, सरकार भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से, प्रधानमंत्री खुद चर्चा करते हैं, वित्त मंत्री करते हैं, सारे लेवल पे जो लोग देते हैं, सारा जो मार्केट को समझते हैं, जो लोग इसके एक्सपर्ट हैं, वो कमेटी कैबिनेट ने प्रॉपर चर्चा करके किया है। बहुत इसके ऊपर सोच विचार के कई वर्षों से, जैसे अपना अमोल जी बता रहे हैं, अमन जी बताएंगे कि कितने सालों से ये चल रहा है इसके डिसइन्वेस्टमेंट। आप मान रहे हैं कि एडा रेगुलेट कर रहा है, एडा रेगुलेट कर रहा है, तो फिर सेबी के रेगुलेशन की क्या जरूरत है? एडा रेगुलेट कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी लाइए ना, क्यों नहीं ला पा रहे हैं सर? नहीं, जैन सर ऐसा है, रेगुलेट जो IRDA करता है वो रेगुलेट करता है पॉलिसी जो इशू की जाती है उसके माध्यम पे। जो एक कस्टमर है उसको प्रोटेक्ट करता है वो। जो IRDA कंपनी के जो इक्विटी होल्डर्स हैं या कौन ओनर्स हैं उनको रेगुलेट नहीं करता है। तो वहां रेगुलेशन में तो LIC का एक्ट आएगा, या जब क्योंकि सरकार की होल्डिंग है तो सरकार आएगी। तो इसलिए जब हम शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब सिर्फ सरकार नहीं, 10% पब्लिक में होंगे। पब्लिक में स्टेक होल्डर भी हो सकते हैं जिनके पास पॉलिसी है, और विदाउट स्टेक होल्डर भी हो सकते हैं, कंपनियां भी हो सकती हैं।
जब उनका शेयर होल्डिंग होगा तो वो अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो जो प्रोडक्टिविटी है और ग्रोथ है एलआईसी की उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसलिए ये आईपीओ मार्केट्स आती हैं, कंपनियां बढ़ती हैं। दूसरी चीज, आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था जो गोपाल जी से पूछा था, मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा। लाइव मिंट में जो है 17 फरवरी 2021 में न्यूज आई है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की होल्डिंग 75% तक एलआईसी में कर दी जाएगी 5 साल के अंदर, जो आईपीओ के 5 साल के अंदर तक। उसके बाद हो सकता है 51% कर दी जाए अगर जरूरत पड़ेगी तो। ये चीज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे कहा था, पर इस पे अभी कोई निर्धारित ये नहीं है कि ये कर दिया जाएगा, पर ये कहा था कि हमारा विचार है ऐसा, जो आप पूछ रहे थे कि आगे आके क्या होगा। दूसरी बात, आईआरडी का रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल क्लियर है, जैसे अभी गीतांजलि जी ने बताया था 75% सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाहर से आ सकता है। मतलब कि जो लिक्विडेशन है इक्विटी का वो फिर भी 25%, तो 100% जो भी इंडियन डोमेस्टिक है उसके पास ही रहेगा, बाकी बाहर से आप 75 ले सकते हैं। तो इसलिए ये कहना कि 100% कम खत्म कर देंगे वो नहीं हो सकता। जहां पे आपने बात करी जो शेयर होल्डर है और एक जो स्टेक होल्डर होता है, स्टेक होल्डर मैं भी हूं, अगर मैं आपके इसमें प्रोग्राम में आ रहा हूं तो मैं भी एक स्टेक होल्डर हूं, पर मेरा ये राइट होना चाहिए कि राष्ट्रपति का जो राजस्थान पत्रिका है वो क्या काम करे क्या काम ना करे नहीं है। जो बोर्ड मेंबर्स हैं उसके वो राइट रखेंगे कि कहाँ कहाँ राष्ट्रपति का निवेश करना है, कैसे कैसे करना है। मैं स्टेक होल्डर हूं, मैं भी इंपैक्ट होता हूं, मैं न्यूज सुनता हूं, मैं आपके न्यूज पे आता हूं तो मैं भी इंपैक्ट हो रहा हूं। इसका मतलब ये थोड़ी कि मुझसे राजस्थान पत्रिका पूछेगी कि मैं क्या करूं। इसलिए ये चीज मेरे विचार में गलत धारणा है। और ऑलरेडी जैसे गोपाल ने कहा 3 साल के समय में इस डिस्कशन को पहले भी हुआ था एलआईसी के ऊपर कि एलआईसी को करा जाए डिसमिसमेंट है, उसमें भी डिस्कशन हुआ था, अभी भी पिछले 2-3 साल से डिस्कशन चल रहा है। और इनको चीजों को देखते हुए ही सरकार अब कदम ले रही है। और सेबी का जो रेगुलेशन है वो बहुत जरूरी है ताकि पारदर्शिता बढ़े। और अब एक डायरेक्ट वैल्यूएशन हमें देखने को मिलेगा, जो अभी तक हम वैल्यूएशन हमें पता ही नहीं क्या चीज है। अगर मैंने 100 रुपए का सोना खरीदा, अगर मेरे को पता ही नहीं मार्केट वैल्यू आज वो 100 रुपए के सोने की क्या है, मेरे पास 1 ग्राम सोना है या 10 ग्राम सोना है, उसकी क्या वैल्यू है, तो मैं क्या पता चलेगा कितना वैल्यू है। वो मार्केट वैल्यूएशन सेबी के थ्रू, जो आईपीओ के थ्रू या स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू आता है वो तभी आ पाता है। नहीं तो वैल्यूएशन का एज सच कोई मतलब नहीं होता। वो तभी होता है जब मेरे को लोन लेना है। एसबीआई को तो लोन लेना नहीं है, गवर्नमेंट गारंटी सारी मिली हुई है, तो उसको तो कभी भी पैसा लेना नहीं है किसी से, किस लिए लेना है, तो वो कभी भी वैल्यूएशन नहीं होगा। अब क्योंकि आईपीओ आ रहा है तो नेचुरल वैल्यूएशन होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, अभिजीत हमारे साथ हैं। अभिजीत जी, मैं देख रहा हूँ बहुत ध्यान से आप सुन रहे हैं, लेकिन आप बता नहीं रहे हैं कि आईपीओ लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। आपकी राय क्या है? अगर आप बिल्कुल कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं बताऊंगा, इसको इस पे आप क्यों इतना सीक्रेट बने हुए हैं कि बताऊंगे नहीं, बताएंगे? देखिए देयर आर 2 थिंग्स, 2 चीज इसमें है। आपकी 2 ने 3 बातें सुनाएंगे, पहले बताएं कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए आईपीओ। मेरा ख्याल से आना चाहिए जी, और ये जरूर है कि जो जब ला रहे हैं तो जो इश्यूज हैं उसको पहले सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। एक है कि पॉलिसी होल्डर्स के पास 95% अगर नहीं जाएंगे तो तब क्या रिएक्शन होगा। एक चीज पॉलिसी होल्डर, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, उसमें ये होता है कि पहले पॉलिसी होल्डर के पास पैसा जाता है, जो बैलेंस है वो शेयर होल्डर के पास जाता है। ये पूरा दुनिया में यही है। तो ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि कितना मिनिमम पॉलिसी होल्डर के पास जाएगा। अभी वो 95% है, ये कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये क्लैरिफाई गवर्नमेंट को कर देना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी होल्डर्स भी अफेक्टेड है और शेयर होल्डर्स तो बिल्कुल ही अफेक्टेड होंगे क्योंकि बैलेंस उनके पास जाए। एक तो चीज ये है। दूसरी चीज है कि जो वैल्यूएशन के बार बार मैं सुन रहा हूं, वैल्यूएशन अगर आप नेट एसेट वैल्यू ज्यादा वैल्यूएशन करेंगे उसके ऊपर इनकम इम्पॉसिबल है एलआईसी के लिए, क्योंकि उतना इनकम नहीं हो सकता है। तो एलआईसी को और गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि नेट एसेट वैल्यू कितना डिक्लेयर करेंगे। और उसमें एक एडवांटेज भी है कि कल अगर प्रॉब्लम होता है, वो रिजर्व्स है एलआईसी का, जो आज स्टेट बैंक का भी है, कि अगर प्रॉब्लम होता है तो तब पॉलिसी होल्डर्स को पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा चीज है, आप कह रहे हैं कि पॉलिसी होल्डर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, वो कैलकुलेट कर ले कि एम्बेडेड वैल्यू जो वैल्यूएशन है। एम्बेडेड वैल्यू आप मैं ये कह सकता हूं कि मैं देखा हूं मेरे सामने एम्बेडेड वैल्यू कैलकुलेट होने में, वो इंडिया में एक्सपर्टीज मोरलेस नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से, क्योंकि वो बड़ा ही टेक्निकल है और आजकल
हाईली कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर आते हैं जो एक बार वो पंच इन कर दीजिए सारे डिटेल, और वो एम्बेडेड वैल्यू इतना कॉम्प्लिकेटेड है, वो 1 घंटा बाद सुपर फास्ट कंप्यूटर्स प्रोड्यूस करते हैं, वो ऑर्डिनरी पॉलिसी होल्डर कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए वो जो एम्बेडेड वैल्यू कैलकुलेट होगा वो विदेश से भी एक्सपर्ट लाने पड़ेंगे, और उसके ऊपर भी डिस्प्यूट हो सकता है, क्योंकि एम्बेडेड वैल्यू में फ्यूचर का इनकम है, इसीलिए इंटरेस्ट वगैरह भी उसमें पंच इन करना पड़ेगा। LIC का दूसरा इशू जो है वो है, एक तो एसेट जो फिक्स्ड एसेट्स है, दूसरा है कि उसके पास IDBI बैंक का शेयर्स है, उसके बाद हाउसिंग का शेयर्स है, उसके भी क्या वैल्यूएशन होगा, ये सब चीज देखना पड़ेगा। इसीलिए ये सारे चीज सॉल्व नहीं हो सकता है 5-6 महीने में। तो मेरा ख्याल जो होगा वो यही होगा कि एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लेकर पहला 5 या 10% शेयर मार्केट में आ जाएगी, उसके बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करता है उसके प्राइसेस के ऊपर। अगर गवर्नमेंट पहले ही 30 या 40% ले आते हैं तो कल अगर प्राइसिंग में गड़बड़ हो गया तो लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे कि तुम इधर ज्यादा किए हो या कम किए हो। तो इसीलिए ये काफी टेक्निकल चीजें हैं। तीसरा टेक्निकल चीज ये है कि जो 25,000 करोड़ अभी शेयर कैपिटल हो गया है, गवर्नमेंट क्या कैश देंगे या अभी रिवैल्यू करके उसको रिवैल्यूएशन करके कैपिटल बढ़ा देंगे जी। तो मैं फाइनली यही कहूंगा कि शेयर्स आना चाहिए, बट ये प्रोसेस का काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अभी आप प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि AIG के बाद, मैं AIG के साथ काम नहीं किया हूं, बट मैं जानता हूं AIG वाले को, वो सिक हो गए थे क्योंकि 2008 में जो क्राइसिस हुआ वो AIG इतना गारंटीज दे दिए थे कि इट कोलैप्स्ड। नाउ वो जो USA है, USA गवर्नमेंट पूरा प्राइवेट में बिलीव करते हैं, बट इवन देन AIG के में गवर्नमेंट उसमें $80 बिलियन लगाए, क्योंकि वो जो मार्केट में पूरा कोलैप्स कर रहा था बिकॉज ऑफ AIG, मार्केट कोलैप्स। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आए, जो बड़ा ही सेंसिटिव कंपनीज हैं, LIC है, SBI है, वो अगर गवर्नमेंट गारंटी नहीं भी है, अगर आप सोचिए कोई कोलैप्स करना है और 25 करोड़ लोग इन्वॉल्व हैं, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या उसको कोलैप्स होने बिल्कुल। हमारे पास समय अब कम बचा है। अशोक जी अब हमने अपना काफी चर्चा सुनी, हमने काफी डिस्कशन देखा। अब भी आपको आशंकाएं हैं, क्या आशंकाएं बची हुई हैं आपकी, जिनका समाधान आप चाहते हैं कि अभी बचा हुआ है, या फिर आप हमारी पैनल से कुछ पूछना चाहते हैं? सर, मैं जो बीजेपी से गोपाल जी हैं, मैं इनसे कुछ बातों से सहमत हूँ। ट्रांसपेरेंसी वाली बातें हैं, सारी बातें सहमत हूँ। जैसा इन्होंने बताया, आज LIC जिस मुकाम पे है, अगर 70 साल या 1956 से लेके अगर उसको लेके आए थे हम, आज जिस पोजीशन में है, तो उस पोजीशन में लाने में मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एम्प्लॉइज का भी रोल रहा है, सबका रोल रहा है, पॉलिसी होल्डर का रोल रहा है। तो उनसे रायशुमारी जो करनी चाहिए थी इस तरह का IPO लाने के लिए, या 10% जो भी विचार है सरकार का, वो रायशुमारी एक लिमिट पे हो सकती है। लेकिन किसी भी ट्रेड यूनियन को बुलाया नहीं गया है। जो एम्प्लॉई हैं, जिन्होंने इनके लिए अभिकर्ता हैं, एजेंट्स हैं, जिन्होंने बहुत सेवाएं दी हैं, तो उनसे तो कम से कम ऐसा पूछा जाना चाहिए था। दूसरा ये है सर, इसमें जो शंका, सबसे बड़ी शंका है सर कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, जो स्कीम्स होती हैं आने वाले टाइम में, उनको जो अगर मान लो इसी तरह शेयर का बढ़ता रहेगा, जैसा स्पोक्समैन सर ने बोला भी है कि और भी ज्यादा हो सकता है, कम कर सकते हैं, तो वो इनको इस तरह से लागू नहीं करेंगे जैसा आज PSU गवर्नमेंट की स्कीम्स को लागू करती है। अभी हाल ही में आपने देखा, कोरोना के अंदर आपने देखा होगा कि इंदौर, MP, यहाँ पे प्राइवेट जो कंपनीज थी, उन्होंने बीमा करना बंद कर दिया था क्योंकि लॉस हो रहा था। और उस दौर में LIC ने अपनी टर्म कंडीशन पे बीमा किया। जनरल इंश्योरेंस जो हमारी कंपनी है, उन्होंने कोरोना कवच दिया। गोपाल जी, अशोक जी का कहना है कि 2 सवाल हैं। आपने, एक तो पॉलिसी होल्डर से आपको कुछ ना कुछ कंसल्टेशन करना चाहिए, दूसरा कर्मचारियों के साथ कंसल्टेशन करिए। कर्मचारी तो कम से कम स्टेक होल्डर, बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं, अगर उनकी वजह से आप पहुंचे हैं तो क्या इनसे, इनकी यूनियन से कंसल्टेशन की प्रक्रिया जारी है, करने की विचार है आपका? देखिए, मैंने शुरू में भी कहा था कि देखिए, कंसल्टेशन की एक प्रक्रिया के अंतर्गत ही ये डिसीजन सरकार लेती है। कोई सरकार में कोई ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ने कोई डिसीजन ले लिया, और इतने सालों से इस पे चर्चा हो रही है। डिसइन्वेस्टमेंट के लिए एक कंसेंसस सबकी बनी हुई है। कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन भी होता है, कुछ लोगों को
गलतफहमी भी होती है। सर हमारे पास समय लेकिन कम है। इसको हाँ में जवाब दें। पॉलिसी होल्डर बिल्कुल उनसे पॉलिसी होल्डर और उनसे सबसे सरकार ने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे चर्चा की है और अनएंडिंग चर्चा हुई है, कर्मचारियों से चर्चा हुई है, सभी से जो यूनियंस के लोग हैं वो कई बार मिनिस्टर अब हर आदमी से थोड़ी होगी, इनके यूनियन लीडर्स को मंत्री जी ने कई बार बुलाया है, बातचीत हुई है इन सारे विषय में। अरुण जी के टाइम पे जब ये डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी बनी थी तब कई बार सभी यूनियंस के हेड्स के साथ कई बार मेरे सामने भी, मतलब हम लोग भी उसमें चर्चा के बाद रहे, पता आप सबको पता होगा। तो यूनियन हेड्स के साथ चर्चा होती है, रेगुलर होती है, लेकिन हर डिसीजन के लिए ऐसा बार बार अब कितने चर्चा करेगी। जब ये डिसइन्वेस्टमेंट का पूरा डिस्कशन हुआ था तब यूनियंस वालों से सबसे चर्चा हुई थी, लेकिन डिसीजन मेकिंग एक बार होता है तो उसके बाद डिसीजन अब लिया है तो उसको सरकार इंप्लीमेंट करेगी, नहीं तो चर्चा ही करते रहेंगे, कितनी चर्चा कर सकते हैं। सबके स्टेक होल्डर्स के कंसर्न्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे और उसको उसके अनुसार ही ये डिसीजन लिया गया है। संक्षेप में जो सरकार की विनिवेश रणनीति है कि 51% तक हो सकता है कि 49%, जैसे कि अमन जी बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई अभी कोई ऐसी नीति नहीं बनी है कि LIC में। अमन जी ने कहा है कि 49% बेचेंगे। अगर अमन जी नहीं, अभी कोई फाइनल ऐसा नहीं ये कहा है कि हो सकता है। 5 मिनट में अनाउंसमेंट की थी कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है अगले 5 साल में 75% करे। मैं ये नहीं कहा कि करेगी, करे, और हो सकता है बाद में 51 की तरफ जाए अगर इसमें सक्सेस दिखाई देती है, ताकि एक पारदर्शिता भी आए, लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी हो और लोगों का पैसा लोगों के पास रहे। क्यों चाहते हैं कि कुछ सरकार के पास रहे और लोगों के पास कुछ ना रहे? आज हमें पता ही नहीं है इतने बड़े देश में होने के बाद कि इतनी बड़ी संस्था की क्या वैल्यू है, मेरी एसेट की क्या वैल्यू है, हमें पता ही नहीं है। तो ये होना तो चाहिए ना पता हमारे पास। जी गीतांजलि, आप लाने में क्या दिक्कत है? अगर पारदर्शिता बढ़ती है उसमें क्या दिक्कत है? आपको संक्षेप में बताएं कि सरकार की विनिवेश रणनीति और मैनेजमेंट के हिसाब से सरकार क्या सही दिशा में जा रही है और कितना % विनिवेश करना चाहिए? जी, एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी कि वैल्यूएशन का मुद्दा बहुत ही ज्यादा मतलब ध्यान से करने वाला है। इस 10% बिल्कुल अभी शुरुआत में 10% एक बिल्कुल सही फिगर है, और क्योंकि वैल्यूएशन का मुद्दा बहुत क्रिटिकल है, ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन दोनों ही वो चर्चा हो गई। वो चर्चा संक्षेप में बताएं कि विनिवेश रणनीति क्या होना चाहिए? 49% तक 75% क्या करना चाहिए? इनिशियली 10% इज द अप्रोप्रिएट फिगर, और आगे जाके इस मॉडल में कितना हमें सक्सेस मिलता है, हमारी वैल्यूएशन कितनी एक्यूरेट रहती है, आने वाले समय में हमारी अर्निंग्स हमारी वैल्यूएशन को कितना अप्रोप्रिएटली दिखाती हैं। क्योंकि अगर अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन दोनों ही खतरनाक है, अगर हमारी आने वाले समय में अर्निंग्स जो है, अर्निंग्स का जो परसेंटेज है वो ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन दोनों तरह से नहीं जस्टिफाई कर पाए, तो आने वाले समय में दूसरा चैलेंज जो हमारे पास इस समय है कि हम पॉलिसी होल्डर्स और शेयर होल्डर्स के बीच में कैसे समन्वय बनाएंगे। तो इन 2-3 बातों को समय के साथ जैसे जैसे सॉर्ट आउट कर पाएंगे और इनका सोल्यूशन निकलेगा, पॉलिसी निकलेगी, समय के साथ नए चैलेंजेस आएंगे, नई पॉलिसी की जरूरत पड़ेगी। तो इनिशियल लेवल पर 10% एक बहुत ही अप्रोप्रिएट फिगर है, और समय के साथ जो जो मसले आते हैं उनका समाधान निकलता जाएगा और समय के साथ इसको हम पॉलिसी को जीवन की तरह भारतीय जीवन बीमा के सवाल भी काफी कुछ अनसुलझे हैं। आगे जाके सवाल कितने सुलझेंगे ये डिपेंड करता है कि जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं वो किस तरह से अपनी रोल प्ले करते हैं। आप सभी लोग इस चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं बदगढ़।